गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से जो है हम मिल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के जो है तीसरे सेशन में, और जो कि टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, और इसके साथ साथ जो है हम डिस्कस करेंगे क्लोनिंग वेक्टर के प्रॉपर्टीज के ऊपर। पिछले पार्ट में जो है हमने डिस्कस किया था जो है टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे, उसमें क्लोनिंग वेक्टर भी हमने देखा था, लेकिन हमने बताया था आपको कि जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द फीचर्स ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर, इन दो को जो है एक अलग पार्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है इन्हीं दो टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, जिसमें कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे और फीचर्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर देखेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि आप वाटर बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को टच करो, जिससे कि जो है आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे अपकमिंग वीडियोस का और आप देखते रहो। और एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप कंप्लीट वीडियो देखो, जिससे कि जो है आपको जो है टॉपिक्स समझ में आए। फर्दर जो डाउट्स होंगे उन डाउट्स पे जो है हम गूगल मीट सेशन में जो है डिस्कस करेंगे कि जो है क्या प्रॉब्लम है आपको, जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे और उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप इसके अलावा वाटर बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com पे जा सकते हो, जो कि मेरा ब्लॉगर साइट है। इस पे भी आपको ये वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajiranjan157197 पर भी जा सकते हो, जो कि वाटर बायोलॉजी 95 के नाम से ही है। और इस पर न केवल ये वीडियोज अवेलेबल है, बल्कि जो है बायोलॉजिकल स्टडी से रिलेटेड और मेडिकल साइंस से रिलेटेड और भी न जाने कितने वीडियोज और मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको बायोलॉजिकल वर्ड के बारे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको फिर से जो है आपको बताना चाहता हूँ कि चूंकि ये कोविड-19 के कारण हम जो है फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, तो और मैं ये भी समझता हूँ कि जो है जो है प्रॉब्लम ये भी होती है कि इंसान जो है बोर हो जाता है ही तरीके से जो है काम करते करते। आपको भी लग रहा होगा कि लगातार वीडियो देखना, फिर उसके बाद गूगल मीट पे बातें करना, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो है अभी फिलहाल पढ़ने का यही एक तरीका है जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों को समझ सकते हैं। और चूँकि क्लास 12 से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वीडियोस देखो, फिर उसके बाद दोबारा जो है आप जो शेड्यूल्ड क्लासेस हैं उसमें जो है आप इंटरेक्ट करो, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसका बेनिफिट उठा सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। एक्चुअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो जब डीएनए को हम डिफरेंट सेगमेंट्स में कट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूटिलाइजेशन करके यूज करके जब हम डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पर कट करते हैं, तो कट करने के बाद वो जो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स डीएनए के होते हैं उनको जब सेपरेट करना होता है, उनको हमें अलग अलग करना होता है, और उसमें से डिजायरेबल डीएनए को जो है हमें लेना है फर्दर आगे के प्रोसेस के लिए। तो हाउ कैन वी सेपरेट और हाउ कैन वी टेक आउट द desirable DNA segment or desirable DNA fragment from the different DNA segments after the action of restriction enzyme on the DNA। तो इसके लिए जो है हम प्रोसेस जो यूटिलाइज करते हैं उसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ ये जो इको R1 का जो है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो इको R1 है उसका जो है ये रिकॉग्निशन साइट है, और यहाँ पे जो है वो कट कर रहा है, और ये जो है GATTC जो इसका रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पे ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के फॉर्म में स्टिकी एंड्स जो है कट होकर के बन रहे हैं। तो ठीक है, ये कट तो हो गए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इन्हें कट तो कर दिया, लेकिन कट करने के बाद जो है फर्दर जो है हमें वो जो डिजायरेबल सेगमेंट चाहिए वो डिजायरेबल सेगमेंट्स हम कैसे लेंगे। इसके लिए जो है हम जो टेक्निक यूज करते हैं दैट टेक्निक इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और सिंपल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए कैन बी सेपरेटेड बेस्ड ऑन साइज एंड चार्ज।
ध्यान दो, दो चीजें आ रही हैं। डीएनए कैन बी सेपरेटेड बेस्ड ऑन साइज एंड चार्ज। पीछे जो है आप में से किसी ने जो है मुझसे पूछा था कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्यों? तो मैंने आपको बताया भी था कि ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप जो है डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है आया कहां से, वो फास्फोरिक एसिड से फॉस्फेट ग्रुप बना हुआ है, क्योंकि फास्फोरिक एसिड से जब हाइड्रोजन आयंस बाहर निकलते हैं तो जो है फॉस्फेट ग्रुप बनता है और वो फॉस्फेट ग्रुप जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। डीएनए जो है उसको जो है एक पर्टिकुलर जेल में रखा जाता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट कराई जाती है, जिसके थ्रू जो है डीएनए जो है वो अलग अलग जो है लेंथ और अलग अलग साइज के जो है डीएनए जो होते हैं वो अलग अलग जो है डिस्टेंस को ट्रेवल करके जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कैसे होते हैं इसी को हमें देखने की कोशिश करनी है। देखो यहाँ पे ये जो है हमारा एक फॉस्फेट है, यहाँ देखो, ठीक है ना, PO4 है। यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन के साथ जो है एक हाइड्रोजन था, इस ऑक्सीजन के साथ जो है एक हाइड्रोजन था और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन था। जब ये तीनों हाइड्रोजन जो है मिले, ठीक है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा जो है आपको समझ में आ जाएगा, पेन के थ्रू हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट एक जो है एक हाइड्रोजन यहां था और एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। अब देखो ये H3PO4 हो गया, दैट इज द फास्फोरिक एसिड। अब इस फास्फोरिक एसिड से एक हाइड्रोजन आयन जो है रिलीज हुआ, मान लो ये हाइड्रोजन आयन जो है रिलीज हो गया, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन आयन रिलीज हो गया तो फिर जो है ये बना H2OPO4 माइनस, और ये जो है डीएनए के एक सीक्वेंस पे यानी जो डीऑक्सीराइबोस शुगर था उस डीऑक्सीराइबोस शुगर के जो है एक पर्टिकुलर आइदर 3 प्राइम और 5 प्राइम पे जाकर के अटैच हो गया, और फिर उसके बाद जो है अगर ये 3 प्राइम पे अटैच हो रहा है तो ये दूसरा हाइड्रोजन जो है रिलीज होता है और रिलीज होकर के ये जो है 5 प्राइम के साथ जो है अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 और 5 प्राइम के साथ जो है ये फास्फोरिक एसिड अटैच हो गया। अब ये देखो ये जो ऑक्सीजन है जिसके साथ ये हाइड्रोजन है, अगर ये रिलीज हो जाए तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो फास्फोरिक एसिड के कारण जो है डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और इसी नेगेटिवली चार्ज जो है पार्टिकल होने की जो ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है। तो जेल, अब सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि जो है आप जैसे एनोड रेज कैथोड रेज पढ़े हुए हो तो आपने देखा था कि वहां पर भी डिस्चार्ज ट्यूब में जो है इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते थे, और इलेक्ट्रोड्स लगाए जाने के कारण जो है पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होते थे वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो थे वो पॉजिटिवली चार्ज जो है इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते थे। यह ऑलरेडी आपने बहुत पहले से आप क्लास 9 से जो है पढ़ते चले आ रहे हो और आपने देखा। ठीक उसी तरह से जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है रन कराते हैं तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है वो पॉजिटिव एंड की तरफ जो है मूव करता है, और जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होंगे they can move farther and faster as compared to the heavier fragments, ठीक है। यहां देखो अभी ये जो दिखाई दे रहा है, हमें ध्यान से इस चीज को समझना है हमें, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका जो है बार बार यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। जो है देखेंगे हम कि किस तरह से यूटिलाइज होता है, और भी कई सारी चीजें हैं, इवन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज होता है। तो जो है यहाँ ये देखो अभी मैं आपको एक शॉर्ट जो है एनिमेशन जो है एक जो है दिखाऊंगा जो प्रोसेस की किस तरह से जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है कंप्लीट किया जाता है लेबोरेटरी में, उसको भी आप देखोगे। लेकिन फिलहाल अभी आप इसे देखने की कोशिश करो। ये डायग्राम भी आपको अपने नोटबुक में जो है ड्रा करनी होगी। इसमें देखो ये जो है एक ट्रे है और ट्रे में ये जो है कॉम रखे गए हैं। कॉम यानी यहाँ पे छोटे छोटे वेल्स हैं, ठीक है। ये वेल यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इन्हीं वेल्स में जो है डीएनए को जो है लोड किया जाता है, और ये जो है ये इस ट्रे में जो है एगरोज जेल जो है रखा गया है, और इधर देखो ये जो है एक इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ये जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स जो है अगर हम देखें
तो ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया और ये जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। और जब डीएनए को लोड करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो यहाँ इन वेल्स के थ्रू जो है इस एग्रोज जेल के थ्रू डीएनए के फ्रैगमेंट जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जब मूव करते हैं तो उनमें जो लाइटर जो है फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होते हैं, दे कैन मूव फार्दर एंड फास्टर। ठीक है। और जो हेवियर होते हैं वो जो है क्लोजर रह जाते हैं, नियरर रह जाते हैं और दे कैन मूव स्लोली। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट जो है डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं। और फर्दर जो है जो डीएनए सेगमेंट्स हमने कट किया हुआ है उसके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डीएनए फ्रैगमेंट जो है कितनी दूरी पे जो है वो माइग्रेट करके जाएगा, और उसके आधार पे हम उस डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, डीएनए को जो है सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। लुक हियर, देखो यहाँ पे ये डीएनए सैंपल है, इसमें जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है का एक्शन कराया गया और एक्शन कराने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ पे डीएनए को जो है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया। ठीक है। और फ्रैगमेंट्स में तोड़ने के बाद जो है आगे जो है डीएनए को क्या किया गया है, इन वेल्स में जो है डाल दिया गया। और ये जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ट्रे है, जब इलेक्ट्रिसिटी जो है चार्ज कंडक्ट कराया गया तो इसमें डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो है, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, और ये जो है सारे वेल्स हैं। इन वेल्स से डीएनए फ्रैगमेंट जो है आगे की तरफ मूव करने लगे और ये मूव करके जो है डिफरेंट जो है डिस्टेंस को ट्रेवल करके ट्रे में जो है अलग अलग हो गए। अब इसमें से जो डीएनए हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके जो है साइज और वेट के अकॉर्डिंग जो है हम आसानी से समझ सकते हैं कि वो किस डिस्टेंस पे जाकर के वो रुकेगा, और फिर वहां से हम उसे सेपरेट कर लेंगे। तो चलो देखने की कोशिश करते हैं, हम आपको जो है एक दिखाते हैं जो है प्रोसेस। ठीक है। जिससे जहां आप जानने की कोशिश करोगे कि जो है किस तरह से जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वर्क करता है। तो इसके लिए जो है सिंपली अगर हम समझने की कोशिश करें कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और इसके साथ जो है इलेक्ट्रोड के साथ जो है इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, बस इसी के ऊपर जो है ये एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो डिपेंड करता है। इसी को हमें जानने की कोशिश करनी है। ठीक है। अभी आप इसको देखो कि लेबोरेटरी कंडीशन में कैसे होता है, और बीच बीच में मैं इसे जो है एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा। देखो, दीज आर द डिफरेंट टूल्स that are utilized for the gel electrophoresis। ठीक है। तो जो है ये डिफरेंट टूल्स हैं। ये देखो, ये जो है मेन इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो है टूल है, इसी में जो है वो ट्रे डाला जाएगा, एग्रोज जेल का जो है ट्रे डाला जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे जो है ब्लैक इलेक्ट्रोड और रेड इलेक्ट्रोड जो दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, देखो यहाँ नेगेटिव साइन बना हुआ है, और इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव साइन बना हुआ है, और ये जो है रेड इलेक्ट्रोड पॉजिटिव साइन के लिए है। देखो यहाँ पर ये रेड फॉर पॉजिटिव एंड ब्लैक फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया जाएगा, इसको जानने की कोशिश हमें करनी है। देखो ये जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस का ट्रे है जिसमें जेल जो है एग्रोज जेल भरा हुआ है, जो है ये देखो अब भरा जा रहा है। ठीक है। ये जो है हो गया। ये देखो डीएनए के डिफरेंट सैंपल्स रखे गए हैं, दीज आर द डिफरेंट डीएनए सैंपल्स। इसमें से कोई एक सैंपल जो है हम ले लेते हैं। ठीक है। और उसको ये हमारे पास जो है डीएनए सैंपल को जो है निकालने के लिए जो है एक तरह से जो है हम कह सकते हैं कि ड्रॉपर सकट है। ठीक है। जो सक कर रहा है, देखो आप डीएनए के सैंपल्स को सक कर लिया। ठीक है। ये जैसे आप केमिस्ट्री लैब में पीपेट यूज करते हो, ठीक उसी तरह से। ठीक है। ये डिफरेंट वेल्स हैं, उस कॉम्ब या वेल्स हम कह सकते हैं। ये 1 2 3 4 जो है ये लिखा हुआ है। ये जो है इन्हीं वेल्स में जो है ऊपर जेल है और नीचे जो है अंदर जो है ले जाकर के इन्हीं वेल्स में जो है डीएनए के जो है सैंपल्स को जो है डाला जा रहा है। देखो देखो नीचे, पूरा नीचे ले जाकर के जो है उस वेल में डाला जा रहा है। ठीक है। वेल में जो है डीएनए के सैंपल्स डाल दिए गए, जो कि ध्यान दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो है वर्किंग के बाद, एक्शन के बाद का ये डीएनए है। यानी वो जो डीएनए सैंपल्स हैं उसमें कई सारे फ्रैगमेंट्स हैं डीएनए के।
अब ये देखो जो है इलेक्ट्रोड्स को जो है ऐड कर दिया गया, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शन कर दिया गया है, यहाँ पे ऊपर से ढक दिया गया, ठीक है। ये जो है मेन रेगुलेटर है जो वोल्टेज रेगुलेट करेगा, करंट रेगुलेट करेगा, टाइमिंग रेगुलेट करेगा, ठीक है। इससे जो है कॉर्ड दोनों जोड़ दिए गए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने का स्विच है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दिया गया। देखो अब यहाँ पे वोल्टेज जो है रेगुलेट किया जा रहा है कि वोल्टेज कितना रखना है, ठीक है। अब देखो टाइमिंग सेट की जा रही है, ये टाइमिंग सेट कर दिया गया, ठीक है। अब देखो रन करा दिया गया। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होना शुरू हुआ, देखो यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी जेल के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। और ये वेल्स हैं जिनमें डीएनए सैंपल्स डाले गए हैं। इनमें देखो मूवमेंट को ध्यान से देखो, देखो डीएनए के जो सैंपल्स हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट्स देखो डिस्टेंस जो है मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। देखो आप ध्यान से देखो, इस तरह से जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग जो है डिस्टेंस को ट्रेवल करके चले जाते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है हमारा कंप्लीट होता है। तो जो है ये था हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो है क्लोनिंग वेक्टर क्या है और क्लोनिंग वेक्टर के जो है फीचर्स क्या हैं। तो हम इनको देखने की कोशिश करते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर क्या है और क्लोनिंग वेक्टर जो है के फीचर्स क्या हैं। अगर हम इसे देखें तो क्लोनिंग वेक्टर जो हैं वो उनके जो मेन फीचर्स होते हैं उनको अगर हम देखें तो सबसे पहला जो वेक्टर होता है, जो फीचर होता है क्लोनिंग वेक्टर का, वो है ये चीज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो क्या है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। पीछे के जो स्लाइड जो हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिए, आगे बढ़ा दिए, वो ऑलरेडी जो है हम पिछले जो है सेशन में डिस्कस कर चुके थे, तो उस पर हमें बहुत ज्यादा जो है नहीं ध्यान देना है। फिर भी जो है एक बार यहां देखो, ये देखो दिस इज द, ये जहां पे इको R1 वर्क कर रहा है, ठीक है ना, दिस इज द साइट ऑफ रिकॉग्निशन साइट फॉर द इको R1 जो वर्क कर रहा है। और ये फॉरेन डीएनए के लिए इको R1 का जो है ये साइट है। तो यही जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। यानी एक पहली बात तो ये है कि जो डीएनए का जो सैंपल हम ले रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। डीएनए का जो भी सैंपल हम ले रहे हैं, उस सैंपल जो कि क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूटिलाइज हो रहा है, तो जो है एक तो रिकॉग्निशन साइट हो गया जो कि जहां पे की जाए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जाकर के रिकॉग्नाइज करेगा, जो कि अभी हमने पीछे देखा। और दूसरा होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जरूर होना चाहिए हमारे वेक्टर में। जैसे हम बात कर रहे थे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में जो है एक होता है और यूकैरियोट्स में एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है, दिस इज द पॉइंट एट विच रेप्लिकेशन इज गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। तो जो है रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है इसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पॉइंट पे, ठीक है। और ये जो है चाहे वो हम जो भी वेक्टर यूटिलाइज कर रहे हैं, चाहे वो हम प्लाज्मिड ले रहे हो, पीछे हमने पिछले सेशन में हमने पढ़ा था प्लाज्मिड के बारे में, तो चाहे हम प्लाज्मिड ले रहे हो, चाहे हम एग्रोबैक्टीरियम ले रहे हो, कोई भी वेक्टर हम ले रहे हैं तो उस वेक्टर में जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वो अपने आप को रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा। जब वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो फिर जो है वो अपने जो है फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सेकेंड इज सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर जो है नाम जो दिख रहा है, इस सेलेक्टेबल मार्कर को जो है सिंपली हम ये कह सकते हैं, जैसे सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड हेल्प इन सेलेक्टिंग दोज होस्ट सेल्स व्हिच कंटेन इन द वेक्टर।
और ट्रांसफॉर्मेंट। इसको हम समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे के स्लाइड पे जा रहे हैं। देखो यहाँ ये PVR 322 है और PVR 3222 के बारे में जो है आपने पहले से जो है देखा हुआ है, पिछले सेशन में भी हमने बात किया था, पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था। ये इकोलाई जो है क्लोनिंग वेक्टर है PVR 322। इसमें जरा ध्यान से आप देखने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये जो साइड दिखाई दे रहा है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और ये जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। इसी चीज को हमें ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इस PVR 322 में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन हैं। दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, यानी अगर इसके ऊपर यानी इशेरिशिया कोलाई हैविंग दिस क्लोनिंग वेक्टर या हैविंग दिस प्लाज्मिड, कोई भी इशेरिशिया कोलाई जिसमें कि ये जो है प्लाज्मिड है, अगर इस जो है ये प्लाज्मिड उस इशेरिशिया कोलाई में है, तो अगर हम एम्पिसिलिन जो है यूज करते हैं, अगर हम एम्पिसिलिन यूज करते हैं तो इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के कारण जो है वो सरवाइव करता रहेगा और एम्पिसिलिन जो है इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करेगा। यानी एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज करके हम इस इशेरिशिया कोलाई को हम नहीं मार सकते। दिस इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और इधर जो दूसरा दिखाई दे रहा है हमारा, ये है हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस यानी जो है इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब सपोज दैट, मान लो कि हमें कोई ऐसा जो है होस्ट सेल बनाना है, ऐसा कोई इशेरिशिया कोलाई बनाना है जिसके बॉडी में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ना हो, जिसके बॉडी में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ना हो, तो हम इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज कर सकते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करने का मतलब यह हुआ कि हम इस एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस वाले जीन को, इस पोर्शन को यहां से और इस पोर्शन को यहां से हम कट करके जो है हटा देंगे ताकि जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हमारा खत्म हो जाए, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस बना रहेगा। यहां पर हम कोई दूसरा जीन ले आकर के जो है अटैच कर दें, या जो है हम यहां पे कोई दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लाए ही नहीं, सिर्फ हम क्या करें, इसको जो है यहां से जो है ओमिट कर दें। अगर हम इसको यहां से हटा देते हैं तो हटाने के बाद क्या होगा, इसको हटाने के बाद क्या होगा कि इस प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। यानी अब जो है कल्चर मीडियम में इस इशेरिशिया कोलाई को हमने रखा है और एम्पिसिलिन को जो है उस कल्चर मीडियम में ऐड करते हैं, तो इशेरिशिया कोलाई क्या होगा, किल कर जाएगा, डाई कर जाएगा, क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया। अब ध्यान दो, अब हमने किया क्या, हमने जो है जो भी अल्ट्रेशन किया इसके जेनेटिक लेवल पे, उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो था उसको हमने हटा दिया, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस बना रहने दिया। यानी अगर उसी कल्चर मीडियम में हम टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता रहेगा, और एम्पिसिलिन डालेंगे तो सर्वाइव नहीं करेगा। तो यहां पर जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो क्या है, टेट्रासाइक्लिन है। यानी द इशेरिशिया कोलाई, द प्लाज्मिड ऑफ इशेरिशिया कोलाई हैविंग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इज द ट्रांसफॉर्मेंट। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या हो गया, द प्लाज्मिड ऑफ इशेरिशिया कोलाई हैविंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हमारे पास जो था इस वेक्टर में, इस प्लाज्मिड में, उसको हमने हटा दिया, तो ये एम्पिसिलिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। तो वी आर एलिमिनेटिंग द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हम एलिमिनेट कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेंट को जो है हम सर्वाइव करने के लिए मौका दे रहे हैं। तो यहां पे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही सेलेक्टेबल मार्कर हुआ, ठीक है। अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को हमें हटाना है तो हमने मार्क कर लिया कि दिस कैपेबिलिटी और दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्लाज्मिड। और टेट्रासाइक्लिन को हमने मार्क कर लिया कि दिस कैपेबिलिटी और दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर विल बी वर्क एज द ट्रांसफॉर्मेंट। यानी इसको हमें सर्वाइव करना है, इसको हमें बनाए रखना है और इसको जो है हमें हटा देना है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है, ये दो जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थे, इसमें से एक को हमने हटाने की कोशिश की और एक को हमने बना रहने दिया। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर हुआ कि हम किस कैरेक्टर को बनाए रखने देना चाहते हैं, उसको जो है हम रखेंगे साथ में, जिसको हम अगले जो है जनरेशन में नहीं रखना चाहते हैं उसको हम एलिमिनेट करेंगे।
तो जो है किसी क्लोनिंग वेक्टर में वो सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। यहां पे दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। हम किसी एक को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, किसी एक को जो है हम बनाए रख सकते हैं। तो ये हुआ सेलेक्टेबल मार्कर। अब आपको सेलेक्टेबल मार्कर समझ में आ गया होगा, यानी जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं होस्ट सेल में भेजने के लिए वो ट्रांसफॉर्मेंट है, और जिसको हम आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर दे रहे हैं वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो हम जो एग्जांपल दिए उस एग्जांपल में क्या है, उस एग्जांपल में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो था वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था जिसे हम एलिमिनेट कर रहे हैं, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्या था, वो ट्रांसफॉर्मेंट था जिसे हम क्या कर रहे हैं, होस्ट सेल में जो है सेलेक्ट करके जो है ट्रांसफर करने वाले हैं। तो दिस इज द सेलेक्टेबल मार्कर। नाउ द नेक्स्ट, क्लोनिंग साइट। Vectors should have a few or at least one unique recognition site to link the foreign or alien DNA. एक कम से कम जो है रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। फिर से हम पीछे वाला स्लाइड पे जा रहे हैं। यहां पे इको R1 जो है यहां वर्क कर रहा है और यहां पे इसको कट करके जो है स्टिकी इंट बना रहा है, और दिस पॉइंट देखो, दिस पॉइंट विल वर्क एज रिकॉग्निशन साइट। This point will work as recognition site for the cloning. जो फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए आएगा, ये एलियन डीएनए जो है यहां पे आकर के अटैच होगा। देखो यहां पे ये अटैच हो रहा है, ये दिस इज द एलियन डीएनए, और फॉरेन डीएनए ये यहां आकर के अटैच हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है क्लोनिंग साइट है। ये क्या हुआ, क्लोनिंग साइट हुआ। ओराई क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जो कि कम से कम एक होना चाहिए ताकि वो रेप्लिकेट करके अपने क्लोन का फॉर्मेशन कर सके, अपना मल्टीप्लिकेशन कर सके। अब ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को हमने एस्ट्रेसिया कोलाई में डाल दिया, कल्चर में डाल दिया, और ये एस्ट्रेसिया कोलाई जब मल्टीप्लाई करेगा तो जितने भी एस्ट्रेसिया कोलाई नए बनेंगे उन सारे में जो है ये प्लाज्मिड होगा जिसमें कि हमने फॉरेन डीएनए डाला हुआ है। तो जो है वेक्टर के जो फीचर्स हैं, उन फीचर्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जरूरी है, सेलेक्टेबल मार्कर जरूरी है, क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन वेक्टर जरूरी है, और स्मॉल साइज ऑफ वेक्टर इज एसेंशियल। स्मॉल साइज ऑफ वेक्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ वेक्टर को जो है इंट्रोड्यूस करना, इंसर्ट करना जो है ज्यादा आसान है। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर। अब जरा एक बार PBR 322 को फिर से हम जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और भी इसके बारे में जान लेते हैं, चूंकि इसको जो है हम देख ही रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। देख लेते हैं हम जरा, पहले जरा इसे जो इरेज करें हम जो कुछ भी यहाँ किया हुआ हमने, ठीक है ना, ताकि जो है आप फिर से समझ सको इसे। नाउ लुक दैट, देखो यहाँ ये इको R1 का जो है रिकॉग्निशन साइट है, ये HIN3 का रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है, ये BAM H1 का रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। और जो है इसी तरह से अगर थोड़ा सा चूंकि पेन एरो देखो तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। दिस इज द रिकॉग्निशन साइट ऑफ द इको R1 and this is the recognition site for the BAM H1, this is the recognition site for HIN3, PVUI, PSTI, I means 1, ठीक है, SAL1, ठीक है। ये जो है अलग अलग जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जो है रिकॉग्निशन साइट्स हैं, जहां पे वो पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जाकर के एक्ट करेगा और एक्ट करके जो है इसे क्या करेगा, कट करेगा। दिस इज ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां जो कि जरूरी है प्लाज्मिड में, वरना जो है ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, अपने आप को जो है मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। एंड व्हाट इज रोप? रोप जो है, दिस इज द सीक्वेंस दैट कंटेन्स द कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो रोप जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोडिंग सीक्वेंस को जो है वियर करता है। तो ये और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी आपने जान लिया। तो ये PBR 322 का स्ट्रक्चर है। PBR 322 जो है इस चैप्टर के लिए जो है एक की पॉइंट है जो आपके सामने कई बार आ सकता है, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लो इसे कि PBR 322 का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने आज के टॉपिक जो आज के जो है सेशन में दो चीजें देखी, एक तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा और दूसरा जो है हमने देखा
कि क्लोनिंग वेक्टर्स के जो है क्या फीचर्स होते हैं। ये दोनों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो हम एक बार जब फिर से जो है शेड्यूल्ड क्लास में मिलेंगे तो वहां पे हम इस पर जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।